अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ मौज़म मिर्ज़ा। प्रीवियस लेक्चर में हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट एंड एटॉमिक मास यूनिट। अब इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है और एटॉमिक मास यूनिट क्या है। जैसे आप में से किसी का वेट जो है वो 70 kg होगा, 60 kg होगा, 55 kg होगा या 50 kg होगा, कोई ना कोई वेट तो है ना आप में से किसी का। अब यहाँ पे हमने केमिस्ट्री की बात करनी है तो केमिस्ट्री में 118 टोटल एलिमेंट्स मौजूद हैं और हर एलिमेंट्स का कोई ना कोई वेट है। ठीक है, अब आप जो अपना वेट जो है, आपको कैसे पता चला कि मेरा वेट 60 है, 70 है या 55 है या 50 है, कैसे पता चला? आपने क्या किया, किसी भी तराजू पे जाके अपना वेट किया, यानी अपने वेट का किसी ना किसी चीज़ के साथ कंपैरिजन किया। ठीक है, आपका वेट जो है अब वो क्या है जी, रिलेटिव वेट। रिलेटिव मीन आपके वेट का कंपैरिजन हुआ है किसी दूसरी वेट के साथ, फिर जाके आपको पता चला कि आपका इतना वेट है। ठीक है जी। इसी तरह जब आप किसी शॉप पे जाते हैं, शॉप वाले को आप जाके कहते हैं कि मुझे 1 kg शुगर दे दें। अब वो क्या करता है, क्या आपको वो वैसे ही डाल के दे देता है या कंपैरिजन करता है? ठीक है, वो क्या करता है, उसके पास बीम बैलेंस होता है, वो एक साइड पे शुगर रखता है, दूसरी साइड पे उसके मुतबादल वेट रखता है, कंपैरिजन करके आपको देता है। तो क्या है वो शुगर क्या होगी, वो भी होगी रिलेटिव। ठीक है जी, यानी दुनिया में जो भी वेट है या जो भी मास है, कैसे पता चला? किसी ना किसी चीज़ के साथ कंपैरिजन करके हमें पता चला। अब हमने रिलेटिव एटॉमिक मास यानी किसी भी एटम के मास को किसके साथ रिलेट करना है। ठीक है, किसी भी एटम के मास को हमने किस चीज़ के साथ रिलेट करके निकालना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं इसकी आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। ठीक है, या इसको बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमें हाइपोथेटिकली जो है वो किस तरह इस चीज़ को फाइंड किया। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हाइड्रोजन एटम था जिसका जो था मास वो हमारे पास था 1.008 ग्राम। ठीक है जी, इसको एज अ लीडर कंसीडर किया गया था। जैसे हम जहाँ पे भी किसी शॉप पे जाते हैं ना, उन्होंने 1 kg का बाट उसके साथ कंपैरिजन करके आपको शुगर दी थी। इसी तरह ये हमारे पास हाइड्रोजन है, इसे एज अ लीडर कंसीडर किया गया, एज अ बाट कंसीडर किया। यहाँ पे ये रिजेक्ट क्यों हुआ? वो इस वजह से हुआ, फर्स्ट वन हमारे पास गैस है ये, सेकेंड वन जो रीज़न है हमारे पास ये फ्लेमेबल, जल्दी आग पकड़ता है, जल्दी किसी के साथ जो है वो रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, इस वजह से जो था हाइड्रोजन को हमने रिजेक्ट कर दिया। अब एक नए पीरियोडिक टेबल में, यानी पीरियोडिक टेबल में मौजूद 118 एलिमेंट्स में से हमने एक नए एलिमेंट्स को लीडर चुनना था। अब हमारे पास बहुत सारी रीज़न थी हम किस एलिमेंट्स को चुनते। ठीक है, अब किस बुनियाद पे हमने चुनना है एलिमेंट्स, वो मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। सपोज करें जी, मैं आपको स्टोरी सुनाने लगा हूँ। आपने अपनी क्लास में से किसी एक बच्चे को मॉनिटर बनाना है, तो आप किसे बनाएंगे? ठीक है, वो बच्चा बनेगा मॉनिटर जो क्लास में आते नहीं है, या वो बच्चा बनेगा जिसकी अटेंडेंस जो है वो 100% है। ठीक है, एब्सोल्युटली वही बच्चा बनेगा जिसकी अटेंडेंस जो है वो 100% है, जो रेगुलरिटी के साथ क्लास अटेंड करता है। इट मीन्स अटेंडेंस एंड अबंडेंस। अटेंडेंस को मैं रिलेट कर रहा हूँ अबंडेंस के साथ। ठीक है जी, अबंडेंस यानी जिसकी वो एलिमेंट जिसकी इस यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा मिकदार है, यानी ऐसा एलिमेंट्स होना चाहिए जिसकी जो है ना मिकदार, अबंडेंस वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, फर्स्ट वन। ठीक है, अब वो मॉनिटर जो है क्या वो ऐसा होना चाहिए जो बहुत सुस्त हो, जो बहुत खामोश रहता हो, जो किसी से बात ही ना करता हो? ठीक है, नहीं, यानी किसी भी हम सुस्त या खामोश बच्चे को मॉनिटर
नहीं बना सकते। इट मीन्स यहाँ पे वो एलिमेंट्स हमने नहीं लेना जो लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है जी, लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है जी। मैंने सुस्त बच्चे को या खामोश बच्चे को इस लीस्ट रिएक्टिव के साथ कंपेयर किया, स्टोरी बना के आपको समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। अब मुझे बताएं, क्या वो बच्चे को मॉनिटर बनाएंगे जो क्लास में बहुत ज़्यादा शरारतें कर रहा है, हर बंदे को जाके तंग कर रहा है? नहीं। इट मीन्स एलिमेंट जो हमने सिलेक्ट करना है वो मोर रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए, वो मोर रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि हम किसे लीडर बनाना चाह रहे हैं, किसे एज अ बार्ड सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। अब मुझे बताएं, क्या हम ऐसे बच्चे को मॉनिटर बनाएंगे जिसके क्लास में उसके ही 2-4 बहन भाई पढ़ रहे हों? अब वो क्या करेगा, जब वो मॉनिटरिंग कर रहा होगा वो अपने बहन भाइयों को तो कुछ कहेगा नहीं। इट मीन्स हम ऐसे बंदे को भी मॉनिटर नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पे पॉइंट 4 है हमारे पास कि ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका आइसोटोप्स ना हो या बहुत कम मिकदार में हो, आइसोटोप्स, ठीक है जी, बहुत कम मिकदार में जो है वो होने चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो ये 4 कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, वो है जी हमारे पास कार्बन 12। कार्बन 12। अब बिफोर द 1961 कार्बन 12 जो था ये सिर्फ यही कंसीडर किया जाता था, तब इसके आइसोटोप जो थे वो डिस्कवर नहीं हुए थे, ठीक है जी। अब जो ये आइसोटोप है इसे हमने क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, ऑलमोस्ट 98% या इससे भी ज़्यादा। अब इसके जो 2 आइसोटोप हैं वो बहुत रेयर हैं, या तो हमारे पास ये जो कार्बन 13 है 1.5% है उसकी, और 14 जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, इसलिए इसकी जो है परसेंटेज वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा, ये स्टेबल है, ठीक है जी, ये स्टेबल है। तीसरा, ये लीस्ट रिएक्टिव है, ये नहीं है कि थोड़ी सी आग देने से हम इसे जला सकते हैं, नहीं, ये लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। इसे मुसलसल हमें जो है एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है। दूसरी तरफ ये मोर रिएक्टिव भी नहीं है, ये नहीं है कि हम हाथ में रखें और इसे ये आग पकड़ ले, ठीक है, ये मोर रिएक्टिव भी नहीं है। उसके बाद इसके आइसोटोप बहुत रेयर हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में कार्बन 12 है, और इसकी अबंडेंस जो है ये भी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से हमने कार्बन को एज आ बार्ड कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। होप्स हो कि आपको जो है समझ आ चुकी होगी कि हमने कार्बन को ही क्यों चुना और हाइड्रोजन को क्यों रिजेक्ट किया। अब बातें हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि हमने कार्बन 12 को एज अ बार्ड चूज़ कर लिया। अब हम दूसरे एलिमेंट्स के मास को कंपेयर करेंगे कार्बन 12 के मास के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखने लगा हूँ, नोट कर लेनी है आपने। द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट as compare to the mass of an atom of carbon 12 is called relative atomic mass, ठीक है जी। यानी किसी भी एटम के एटॉमिक मास को कार्बन 12 के मास के साथ रिलेट करने को क्या क्या देते हैं जी, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब यहाँ पे जब हम किसी भी शॉप वाले के पास जाते हैं उसे कहते हैं 1 kg शुगर दे दे, ठीक है जी। तो वो क्या करता है कि 1 kg का बार्ड यूज़ करता है। अब यहाँ पे 1 kg के बार्ड में कितने ग्राम है, 1000, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने इस बार्ट का कार्बन 12 को एज अ बार्ट चूज़ किया, ठीक है। अब जब हमने इसे एज अ बार्ट चूज़ किया है तो इसमें भी तो कुछ ना कुछ यूनिट्स होंगे ना। अब इस बार्ट को हम केजी कहते थे, इस बार्ट को हम क्या कहेंगे, इस बार्ट को हम कहेंगे
एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम AMU कह देते हैं, AMU। ठीक है, यहाँ पे हम इसे kg कह रहे हैं, इसके पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, AMU। अब यहाँ पे इसके अंदर 1000 ग्राम होते हैं, इसके अंदर कितने होंगे? ठीक है, तो इसके अंदर है जी 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे AMU क्या है? AMU है the 1/12 of the mass of one carbon atom. One carbon atom is called AMU. AMU mean atomic mass unit. अब एक AMU में कितने ग्राम्स होंगे जी? 1.66 रेज़ 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है जी, होप सो इस बात की भी समझ आ गई होगी। अब हमने कंपैरिजन कैसे करना है? अब ये जो कंपैरिजन हम करने जा रहे हैं ये हाइपोथेटिकली है, थ्योरेटिकली नहीं है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम देखते हैं जी, सपोज करें हमारे पास भी एक बीम बैलेंस। ठीक है जी, इस तरह का हमारे पास जो है एक बीम बैलेंस। ठीक है जी, अब हमने एक AMU को एज अ बार्ट कंसीडर कर लिया। अब हमने यहाँ पे AMU है क्या कि कार्बन 12 के एटॉमिक मास का 12वां हिस्सा है। अगर हमारे पास ये एक कार्बन का एटम है तो इसके अगर हम 12 हिस्से करें, अगर हम इसके 12 हिस्से करें तो इसका जो एक हिस्सा होगा वो हमने एज अ पार्ट चूज़ किया। ठीक है, अगर ये कार्बन 12 है तो इसका 1 पार्ट, इसके मास का 1 पार्ट क्या होगा जी? 1 AMU। ठीक है जी, अब हमने इसको एज अ पार्ट यहाँ पे रखना है। अगर हम इसकी मदद से हाइड्रोजन का मास मेजर करें तो यहाँ पे हम रखेंगे हाइड्रोजन। जब एक बार हाइड्रोजन के इक्वल आ गया तो ये दोनों पलड़े एक दूसरे के बराबर हो गए, जिससे हमें पता चला कि हाइड्रोजन का जो वेट है वो कितना है जी? 1.008 ग्राम। क्लियर है जी। इसी तरह हमने नाइट्रोजन को रखा जब, तो नाइट्रोजन के मद्दे मुकाबल हमें कितने बार रखना पड़े? 14, जिसकी वजह से हमें पता चला कि नाइट्रोजन का कितना एटॉमिक मास है जी? 14 ग्राम या 14 AMU। ठीक है, AMU रख लें यहाँ पे, AMU। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने ऐसे ही 1 बाय 1 पीरियोडिक टेबल में मौजूद तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को मेजर किया। नेक्स्ट हमने सपोज करें ऑक्सीजन को भी कर लिया, तो जब ऑक्सीजन को एक साइड पर रखा, दूसरी साइड पे हमें कितने बार रखना पड़े, यानी AMU कितने रखने पड़े जी? 16, जिसकी वजह से हमें पता चला कि इसका जो मास है वो कितना है जी? 16 AMU। ठीक है जी। किस्सा मुख्तसर यही है कि ये वाली जो सारी सिचुएशन है ये हाइपोथेटिकली है, थ्योरेटिकली नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए। ठीक है जी। यहाँ पे ऐसे ही 1 बाय 1 हमने पीरियोडिक टेबल में मौजूद तमाम 118 एलिमेंट्स का एटॉमिक मास मेजर किया। अब एटॉमिक मास रिलेट हो रहा था किसके साथ? AMU के साथ। इस वजह से हमने इसे कहा रिलेटिव। ठीक है जी, रिलेट हो रहा था तो रिलेटिव कह दिया। कौन सी चीज़ रिलेट हो रही थी? एटॉमिक मास। आगे हमने लिख दिया एटॉमिक मास, यानी ये पूरा बन गया रिलेटिव एटॉमिक मास। अब डेफिनेशन फिर मैं समझाता हूँ। द मास ऑफ एन एटम, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी भी एटम एलिमेंट के अंदर एक जैसे एटम्स होते हैं। द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है जी, यानी कार्बन 12 के मास के साथ हम किसी भी एलिमेंट के एटम के एटॉमिक मास को हम कंपेयर करते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अब यहाँ पे AMU एज अ बार्ट लिया है हमने, और एक बार्ट में हम 1.66 रेज़ 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास बेसिक कंसेप्ट रिलेटिव एटॉमिक मास का। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है इसी पेज के नीचे जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन के जो है वो AMU कितने हैं। ठीक है जी, वो भी देख लेते हैं। हमारे पास जो प्रोटॉन है मैं P+ से शो कर रहा हूँ।
इसके जो है हमारे पास वो है जी 1.0073 AMU। इसी तरह हमारे पास न्यूट्रॉन जो है ऑलमोस्ट प्रोटॉन इक्वल होता है न्यूट्रॉन के वेट के, तो इसका भी सेम होगा तकरीबन राउंड अबाउट। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का है जी हमारे पास 5.487 क्रॉस 10⁻⁻⁴ AMU। ठीक है, तो इस तरह किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका भी हमने AMU जो है एटॉमिक मास यूनिट जो है वो हमने मेजर कर लिया है। तो इस टॉपिक को आपने अच्छे से कर लेना है, होप सो आपको समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है जी हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, कि केमिकल फार्मूला जो है वो किस तरह लिखा जाता है।